हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सी ए पी एफ ए सी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की वो है 14 मई 2024। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लें, इसको अच्छे से समझ लें फॉर वंस एंड फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया हुआ है, इसको हम गो थ्रू करेंगे। और अगर आप इस वीडियो से बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आप एक हार्ड कॉपी नोटिफिकेशन के अपने साथ रखिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो अप करते रहिए, बिकॉज मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर दिया है और सबको एड्रेस कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन की दैट इज़ 14 मई 2024। सफिशिएंट टाइम है आपके पास। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट बॉक्स में इन्होंने दिया हुआ है, इसमें पूरे नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यूपीएससी ने डाल दी हैं, तो इनसे हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है ये आपको फुलफ़िल करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो सिलेक्शन है, जो कैंडिडेचर, दैट विल बी प्रोविजनल। और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन का वेरिफिकेशन करेगा कमीशन, वो करेगा इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे। अप्लाई करने का तरीका बताया नेक्स्ट इन्होंने, केवल ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो आप कभी भी कर सकते हो, और इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशन होगा दैट इज़ अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। मतलब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके अपनी एक प्रोफाइल बनाओगे यूपीएससी में, उसमें जो भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो केवल एक ही बार कर सकते हो। और ये कब कर पाओगे आप जो भी पहला एग्ज़ाम अप्लाई करोगे फॉर यूपीएससी, उसकी जो लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन की, उससे प्लस 7 डेज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सी ए पी एफ ए सी वाले एग्ज़ाम के लिए आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो इस वाले नोटिफिकेशन में, तो 14 मई को लास्ट डेट है। इसके बाद आपको 7 डेज़ और मिलेंगे अपने वन टाइम प्रोफाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए, एंड दैट डेट इज़ 21 मई। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो आफ्टर आपने अप्लाई कर दिया है, तो सेम उसके लिए भी यही विंडो है आपके पास, 7 डेज़ का विंडो रहेगा। सो 15 मई से लेके 21 मई तक। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रोफाइल बना रहे हो और एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसको बहुत ही केयरफुली फिलअप कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो भी आपने मेहनत की है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दैट विल गो टू वेस्ट। तो आराम से कीजिए, इसको टाइम लेकर कीजिए, बट डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। इसके बाद ये बता रहे हैं कि आपकी अपनी एप्लीकेशन आप विड्रॉ कर सकते हो, तो सीधी सी बात है, यू विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ योर एप्लीकेशन। इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो आईडी एक्सेप्टेबल है वो एक फ़ोटो आई कार्ड होनी चाहिए। तो उन्होंने उसके टाइप्स बताए हुए हैं, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और एनी अदर फ़ोटो आईडी जो सेंटर या स्टेट इशू करता है। तो ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पर। और यही फ़ोटो आईडी बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर रेफरेंसिंग में भी यूज़ होगी, और आप जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करने जा रहे हो इसी फ़ोटो आईडी को अपने साथ लेकर जाइएगा। फिर ये बता रहे हैं कि लास्ट डेट सबमिशन की 14 में है टिल इवनिंग 1800 आवर्स। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो भी ई एडमिशन सर्टिफिकेट है ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा, और ये आपको बाई पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा। ई एडमिशन सर्टिफिकेट बेसिकली जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको अपने साथ रखना पड़ता है, और इसको आप दिखाओगे वहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिल जाती है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप एक ईमेल आईडी भी जो अपनी प्रोवाइड करें उसको करेक्ट प्रोवाइड कीजिएगा, बिकॉज आगे कमीशन किसी कम्युनिकेशन में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, तो यू शुड प्रोवाइड द करेक्ट ईमेल आईडी। फिर ये बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। ओएमआर शीट्स को फिलअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इन्होंने क्लियरली बताया है कि ओएमआर को फिल करने के लिए प्लस उसमें जो भी आप लिख रहे हो ओएमआर में, आपकी आंसर शीट नहीं जिसमें आप ऐसे टाइप आंसर लिखते हो उसमें नहीं, ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी आपको उसमें केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। तो कोई भी फ्लूइड इंक वाला पेन जैसे कि रेनॉल्ड्स ट्राईमैक्स हो गया, ये आपको यूज़ नहीं करने हैं, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करने हैं, ठीक है। पेंसिल, इंक पेन ये सब नहीं यूज़ कीजिएगा। और अगर आपने बुक अपनी जो भी आप ओएमआर शीट है उसको फिल करने में मिस्टेक की है तो आप ही की गलती होगी एंड यू विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन, तो प्लीज़ इसको भी केयरफुली कीजिएगा। इसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताए हुए इन्होंने आगे अपेंडिक्स 4 में, उसको हम देखेंगे बाद में। फैसिलिटेशन काउंटर है यूपीएससी का, जिस पे आप कॉल करके आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो विज़िट भी कर सकते हो सी गेट पर यूपीएससी के। इसके बाद इन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स और जो भी चीज़ें ये बैन रहती हैं एग्ज़ाम में, सो कोई भी आप स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह, स्मार्ट वॉच, ये सब लेकर मत जाइएगा। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस
या ऐसी कोई चीज़ जो कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ नॉट अलाउड। इसके बाद कोई भी अगर आप वैल्यूबल कॉस्टली आइटम लेके जा रहे हो एग्जाम हॉल में, प्लीज़ उसको भी लेकर मत जाइएगा, बिकॉज यूपीएससी इज़ नॉट गारंटिंग कि सेफ कीपिंग का कोई भी फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वैल्यूबल्स अवॉइड कीजिएगा एग्जाम डे पर। इसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको कौन सी फ़ोटोग्राफ यूज़ करनी है वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी फ़ोटोग्राफ है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी मत यूज़ कीजिएगा, लेटेस्ट हो सकता है तो उसी फ़ोटो को यूज़ कीजिए। उसके बाद जो फ़ोटो का फॉर्मेट है आप अपलोड करोगे, तो ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 3/4 जो भी आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले रहे हो, 3/4 जगह में आपका फेस होना चाहिए, आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए, और जो नीचे रिमेनिंग स्पेस है इसमें आपका नाम और वो डेट आएगी जिसमें आपने वो फ़ोटो ली हुई है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, नेम एंड डेट और फेस 3/4 स्पेस में। फर्दर फ्रेंड्स ये क्या बता रहे हैं कि आप जो भी फ़ोटो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वाइल फिलिंग अप योर फॉर्म, तो आपका सेम अपीयरेंस रिटेन होना चाहिए इन इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। सो अगर किसी ने बियर्ड ग्रो की है, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, सेम अपीयरेंस के साथ वो इंटरव्यू में जाए। किसी ने अगर मस्टैच मूछें रखी हुई हैं, सेम। अगर आपने फ़ोटो में चश्मा लगाया हुआ है तो आप इंटरव्यू में भी चश्मा लगाकर ही अपीयर कीजिएगा। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम वेन्यू में एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले चले जाना है, बिकॉज लेट एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी। उसके बाद इन्होंने बात किया है कि एक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है क्यूपी रेप। अब ये क्या है, आप एग्ज़ाम दे के आते हो, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है, आपको उसमें कुछ क्लियर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो यूपीएससी के साथ। तो इसका भी एक टाइम लिमिट दिया है इन्होंने। बताया कि नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM ऑफ 7th डे। इसके पहले अगर आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है थ्रू ऑनलाइन, इन्होंने लिंक दी हुई है, आप इस पर अपने जो भी क्वेरीज हैं आप वो भेज सकते हो। इसके बाद वो आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं करेंगे रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर। इसके बाद ये बता रहे हैं कि केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई अदर मोड अलाउड नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इस साल का ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 506 वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स बम्पर वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी चांसेस है, आप मेहनत करो, सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल। और फर्दर ये बता रहे हैं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये ऑल्टर की जा सकती हैं, बट मोटा मोटा बी एश्योर्ड कि 500 वैकेंसीज़ ही रहेंगी। और इन्होंने बताया कि जो 10% वैकेंसीज़ हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए मार्क्ड रहेंगी। बट इसमें भी एक राइडर है कि मान लीजिए अगर एक्स सर्विसमैन पूरी अपनी वैकेंसीज फिलअप नहीं कर पाते हैं तो ये नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से लेके उसको फिलअप कर लेंगे। फर्दर अब ये आगे बताते हैं सेंटर्स ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे 47 डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं बेसिकली जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आप जो भी ये सेंटर भर रहे हो आप उसको फिल करते जाइए। और इन्होंने बताया कि फर्स्ट अलॉट बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो जो भी है आप इसको फिल कर दो। एग्ज़ाम सेंटर एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा वो तो एग्ज़ाम हॉल जो आपको मिल रहा है वो तो जब ई एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि आप अर्ली अप्लाई कर दो सो दैट आपको अपनी चॉइस का ही एक सेंटर मिल जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, मेक श्योर कि आप जो भी फिलअप कर रहे हो चीज़ें उनको करेक्ट करो। बाद के लिए मिस्टेक्स को करेक्ट करने की जो प्रोविज़न आप उसके ऊपर रिलाई मत करो, फर्स्ट टाइम में इसको सही फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद ये बात करते हैं कि चेंज ऑफ सेंटर को अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो केवल एग्ज़ाम सेंटर वगैरह की बात हो गई है। यहाँ से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो पहली बात तो हम कर लेते हैं, ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है। तो ये क्या बता रहे हैं कि आपको पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की इनकम के बेसिस पे आप अपना सर्टिफिकेट बनवाओगे और ये डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर जो लास्ट डेट है टिल द क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ 14/5। तो बहुत ही क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट लेना है ओबीसी एनसीएल का वो 1 अप्रैल से लेकर 14/5 के बीच का होना चाहिए इस साल का। और बेसिस क्या है, आपके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की इनकम के बेस पे। तो आप इसको बनवा लीजिए, बिकॉज सेंटर का एग्ज़ाम है। तो आप जब भी बनवा रहे हो क्लियरली बताइएगा कि सेंटर ओबीसी का एनसीएल वाला बनवाना है। ठीक है, फिर ये बात करते हैं कि अगर आप कोई ऐसा है कि जिसने पहले अनरिजर्व में दिया है और वो बाद में
रिजर्व में करवाना चाहता है तो इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, ये सब बातें की हुई हैं। फिर इन्होंने EWS की बात की है, तो EWS में भी ऑलमोस्ट सेम ही क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के लिए, कि आपका जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है ये आपका बेसिस होना चाहिए फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 44 का। और ये जो आप सर्टिफिकेट बनवाओगे EWS का, दैट शुड बी, जो डेट है उसकी होनी चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 14 मई ऑफ द सेम ईयर। तो आई होप फ्रेंड्स इसके बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि जो OBC है NCL उनको किस डेट का कैसे बनवाना है एंड EWS वालों को कैसे बनवाना है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो कमीशन है दैट विल पब्लिकली डिस्क्लोज द स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं पब्लिक पोर्टल के थ्रू। अगर आप ये चाहते हो कि आपका स्कोर नहीं दिखाया जाए तो आप बता सकते हो कमीशन को, तो वो नहीं करेंगे आपकी डिटेल्स पब्लिश। उसके बाद फर्दर एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे आ जाते हैं। अब पहले तो नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन ऑब्वियसली प्लस नेपाल एंड भूटान के लोग यू कैन अप्लाई। फिर सेक्स की बात कर रहे हैं तो फिर मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। फर्दर इन्होंने बात की है एज लिमिट की, इस पर भी बहुत डाउट्स उठते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक कैंडिडेट की एज होनी चाहिए एटलीस्ट 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, और कट ऑफ डेट क्या रखी है 1 अगस्त 2024। इसका सीधा सीधा सा क्या मतलब है कि आपको पैदा होना चाहिए 2 अगस्त ऑफ 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। अगर आप 1 अगस्त ऑफ 1999 को भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, और अगर आप 2 अगस्त ऑफ 2004 को भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। बट इसमें आगे फिर रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC को बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है, जिसको रिजर्वेशन के लिए एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली वही है। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको एज में मिल रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बात की हुई है कि जो SC ST वाला है उसके लिए बताया हुआ है इन्होंने डिटेल में। फिर एक्स सर्विसमैन के बारे में ये डिटेल में कुछ बता रहे हैं। तो जो भी आप कंसर्न्ड हैं SC ST या एक्स सर्विसमैन, आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ की, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो एक्सेप्टेबल होगा वो क्या होना चाहिए। तो ये बोलते हैं मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये ऑब्वियसली 10th की जो मार्कशीट है सबकी, जो भी सर्टिफिकेट आता है उसमें लिखा रहता है डेट ऑफ बर्थ क्लियरली, तो वही एक्सेप्ट किया जाता है आगे भी। फर्दर ये बता रहे हैं कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर आ जाती है, जब आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ में एरर आती है, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, सभी केयरफुली फिलअप करो, लेकिन इसके बाद भी कुछ एरर है तो इन्होंने प्रोविज़न बताया है उसके लिए कि आप कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हो। और इसका भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपको ये डेट कब तक कर देना है। तो इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ 4 अगस्त, इसके पहले आप कमीशन को रिप्रेजेंट कर दीजिए, और इस रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फर्दर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी की, और वो कैंडिडेट्स जो अभी डिग्री जिनको नहीं मिल पाई है, जो फाइनल ईयर वाले हैं, उसके लिए उन्होंने बात की है कि जो अपीयर कर चुके हैं एग्ज़ामिनेशन में, तो आपको बस क्या करना है कि आपको जो भी अभी आप एग्ज़ाम दे दो CAPF का, बाद में एट फर्दर स्टेज जब आप डैफ फिलअप करते हो तो आपको बस एक प्रूफ देना है कि आपने दैट वो जो एग्ज़ाम है जो आपको एलिजिबल बनाता है CAPF AC के लिए, आपने वो पास कर लिया है, बस इतना ही चाहिए इसके लिए। और ये आपको कब इशूड होना चाहिए, क्या ये डैफ के बाद मिलना चाहिए जब डैफ फिलअप हो रहा है? तो इन्होंने बताया कि ये जो प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट एग्जामिनेशन है, इट शुड बी इशूड लेटेस्ट बाय क्लोजिंग डेट ऑफ डैफ। तो क्लियर हो गया ये चीज़। इसके आगे ये बात करते हैं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने CAPF 2024 दिया है, आप उसमें सेलेक्ट हो गए, तो आप क्या रीअपियर हो सकते हो? तो ये क्लियरली बोलते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू रीअपियर इन सब्सिक्वेंट CAPF AC एग्ज़ाम। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आगे हम देख लेंगे,
एनसीसी बी और सी के वो कैंडिडेट्स जो जिनका पोजीशन है, तो इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आपके पास एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट है तो इट इज़ अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अच्छी बात है। इसकी जो कंसिडरेशन है, जो इसकी मेरिट है, ये आपको इंटरव्यू में दी जाएगी। तो ऑब्वियसली कितनी इसकी मेरिट वो यूपीएससी आपको देगा ये तो नहीं पता है, बट ऑब्वियसली आपको कुछ तो प्रेफरेंस मिलेगी। फीस जो आप फॉर्म भरते टाइम पे करोगे, तो इसमें इन्होंने क्लियरली बताया कि सभी को फ़ीस देनी है एक्सेप्ट फीमेल एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। एक फ़्लैट फ़ीस है 2000 रुपीज़ की। अभी इसमें इन्होंने फिर बताया कि आप इसको कैसे पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे मोड्स हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच विजिट करके, या फिर पे बाई कैश मोड भी है। जैसे आपको अच्छा लगे अप्लाई कर लीजिएगा फ़ीस को। फिर इन्होंने बताया कि कोई भी फ़ी एग्जामेशन ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, आपको फुल फ़ी देनी है। अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप यूपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करोगे, upsconline.nic.in पर। तो इन्होंने बताया कि आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है कि ओटीआर प्रोफाइल आप केवल एक बार बनाओगे, उसका मॉडिफिकेशन आप एक बार और कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना है, आपने ओटीआर प्रोफाइल बना लिया, अब आप अलग अलग एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच एग्ज़ाम में कोई मॉडिफिकेशन करना है विच इज़ नॉट योर ओटीआर प्रोफाइल, तो आप उसको फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ दैट क्लोजिंग ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन, वहाँ से लेकर 1 वीक तक आप कर सकते हो। CAPF बेसिकली ये डेट है 15 मई से 21 मई। फिर ये बात करते हैं कि आपने एक बार कर दिया है फिलअप, करेक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसके बाद कोई भी क्वेरी या रिप्रेजेंटेशन कमीशन एंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो अपीयर हो रहे हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली एक NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये ऑब्टेन करना पड़ता है आपको। फिर सेम ये चीज़ आगे बता रहे हैं कि यू शुड केयरफुली डिसाइड जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर है। अगर आप अपने सेंटर ऑफ एग्ज़ाम की चॉइस के अलावा कहीं और अपीयर हो जाए तो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और अगर आपकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव इन एनी रिगार्ड, तो उसको कमीशन सीधे रिजेक्ट कर देगा, कोई रिप्रेजेंटेशन आपको करने नहीं दी जाएगी। फिर ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बाद में इनकरेक्ट मिलती है, तो आपको ये रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप गए हो तो आपको कमीशन गिल्टी कर डिक्लेयर कर सकता है। उसके बहुत सारे इन्होंने वो बताए हुए तरीके कि जो आप अगर ये सारे काम करोगे तो आपको कमीशन विल रिजेक्ट योर कैंडिडेचर। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली कोई भी अच्छा एस्पिरेंट तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। फिर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि आप 14 मई 2024 को इवनिंग 1800 आवर्स तक अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं ये सजेस्ट करूँगा, पैनिक मत कीजिए, बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए, एक बार नोटिफिकेशन को क्लियरली गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए एंड डू नॉट मेक मिस्टेक्स। फिर ये बात कर रहे हैं कि करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, इसकी बात की हुई है इन्होंने, और ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा करस्पॉन्डेंस नहीं करेगा कमीशन आपके साथ, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको एक एडमिशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा, तो देखिए ये बोलते हैं ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन है 4 अगस्त को, वो वाला जो वीक पड़ रहा है दैट इज़ 29 जुलाई टू 4 अगस्त। अब 29 जुलाई के पहले जो भी लास्ट वर्किंग डे पड़ेगा उसमें कमीशन आपको ये इशू कर देगा। तो इसके लिए बताया कि डाउनलोड करने के लिए आपको RID, अपना डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर देना पड़ेगा। अगर आपको अपना ये एडमिशन सर्टिफिकेट 3 डेज़ पहले तक नहीं मिलता, यू डू नॉट गेट इट 3 डेज़ बिफोर, तो आपको कमीशन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पे जो इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं इनको कॉल कर लीजिए। अगर आप ये काम नहीं कर पाते हो तो फिर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम में शायद अपीयर ना कर पाओ। और अगर आपको ये एडमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसको केयरफुली चेक कीजिए, कोई भी अगर आपको गलती या दिक्कत इसमें दिखती है तो आप उसको UPSC को तुरंत बताइए, सेम इन्हीं नंबर्स पे। फिर इसके बाद इन्होंने बात की हुई है कि जो एडमिशन सर्टिफिकेट में आपका नाम रहता है इट कैन बी अब्रीविएटेड, तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज टेक्निकल रीज़न की वजह से नाम में एब्रीविएशंस कर देते हैं। ईमेल आईडी आप इसको करेक्ट दीजिए हमेशा। और अगर इन्होंने ये बात की हुई है कि अगर मान लीजिए एडमिशन सर्टिफिकेट आता है उसके बाद आपका एड्रेस
चेंज हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी यूपीएससी को जितना जल्दी हो सके बता दीजिए। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो यूपीएससी कोशिश करेगा कि आपका जो चेंज ऑफ एड्रेस है उसको एकोमोडेट कर ले, बट इट कैन नॉट होल्ड द अकाउंटेबिलिटी इन दिस रिगार्ड। यही बताया उन्होंने। और फिर ये बताने कि कमीशन से आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप उसमें ये डिटेल्स अपनी ज़रूर बताइए। नेम एंड ईयर ऑफ एग्ज़ाम, RID, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर अगर आपको मिल चुका है। आप अपना पूरा नाम जो भी है उसको फुल और ब्लॉक लेटर्स में लिखिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सिद्धार्थ है तो मैं उसको इस तरह से लिख के कमीशन को भेजूंगा। उसके बाद अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो आपने एप्लीकेशन में दिया हुआ है और वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें किसी को ज़रूरत पड़ती है कमीशन को, ये सारी आप चीज़ें प्रोवाइड कीजिए और इसमें गलती मत कीजिएगा। फर्दर ये सर्विस एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि जो भी आप मेरिट लिस्ट में पोजीशन लाओगे उसकी बेसिस पे आपको सर्विस एलोकेशन मिलेगा। सर्विस प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेंगी। सर्विस प्रेफरेंस तो आप भरोगे जब आप अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म या डैफ भरते हो, विच इज़ बिफोर द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसकी बात हमने कर ली। फर्दर आता है, ये बता रहे हैं आपको कि अगर आप डैफ भरने में कोई भी डिले कर देते हो, अगर आप टाइमली अपना जो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद डैफ आता है, अगर उसको आप टाइमली नहीं भर पाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बस इतना ही यहाँ तक इम्पॉर्टेंट डिटेल है फ्रेंड्स पार्ट 1 में। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं अदर डिटेल्स वाला ये जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपने लेक्चर के। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा।